नमस्ते, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने भी अपील की है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? सर मास्क मेरी जेब के अंदर है। बात कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसके बावजूद लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की रोकथाम के लिए एक बार फिर लॉकडाउन की अटकलें लगने लगी हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव की सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अहम बैठक है, जिसमें कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश ऐसे 8 राज्य हैं जहां से कोरोना के करीब 84% नए मामले सामने आए। वहीं दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों और अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। मुंबई में तो कोरोना पर नकेल कसने के लिए लॉकडाउन लगने तक की अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं दिल्ली के सदर बाजार से। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं, अहमदाबाद से जनक दबे हमारे साथ हैं, मुंबई की दादर सब्जी मंडी से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, आज अरविंद केजरीवाल ने भी बाकायदा आपात मीटिंग बुलाई है, वो कितने बजे होनी है और जरा जल्दी से तस्वीर भी दिखाइएगा। लोग जागरूक दिख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको की तस्वीरें जहां पर कि लोगों का आने का सिलसिला जारी है, जबकि अभी तक मार्केट खुली नहीं है, अभी भी शटर गिरे हुए दुकानों के। साथ ही दिल्ली में 2000 से ज्यादा मामले कल सामने आए हैं। उसको लेकर आज 4 बजे मुख्यमंत्री की जो मीटिंग है वो होनी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी रहेंगे। यहाँ आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए एक शख्स यहाँ पर आ रहे हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। सर जी, क्या दिल्ली में लॉकडाउन लग जाना चाहिए? मास्क क्यों नहीं पहना है? तो ये देखिए कि आराम से चलते हुए आ रहे हैं और सवाल पूछने पर भाग गए हैं, पर मास्क पहनना जरूरी नहीं समझते। ये सदर बाजार है, यहाँ छोटी छोटी गलियों से बना ये पूरा बाजार है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को तो आप भूल जाइए जैसे ही मार्केट पूरी खुलती है। पीछे भी देखिए मार्केट खुली नहीं है और लोगों का आने का सिलसिला आपको लगातार दिख रहा है। भैया रुकिए जरा, क्या करें, दिल्ली में लॉकडाउन लग जाना चाहिए? हमको नहीं पता है। तो मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क तो पहने हैं मैंने। मास्क नहीं ऐसे पहन के क्या फायदा, ना मुंह ढका ना नाक ढका। तो यहाँ काम करने आने वाले लोगों से लेकर जो लोग घूमने आ रहे हैं, सबके सब लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमें देखने के बाद एक पुलिस की गाड़ी यहाँ खड़ी है, उसके बाद लोग मास्क जरूर ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बात वही कि लापरवाही जस की तस बनी हुई है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो बेपरवाह नजर आ रहे हैं। और सदर बाजार सबसे पहला कंटेनमेंट जोन बना था मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा खतरा रहता है। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। वहां कोरोना मरीजों के आने और इस बीमारी से मौत का सिलसिला जो है वो थम भी नहीं रहा है। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें कि तो कोरोना के 43,000 से अधिक मामले सामने आए। इसके अलावा एक दिन में 249 लोगों की मौत हुई। अकेले मुंबई में 8,646 नए मरीज मिले, जबकि 18 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। कोरोना से बेकाबू होते हालात पर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार के बावजूद लोग बेपरवाह दिखाई दिए। सतारा में हुए एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया, जिसमें शामिल लोग ना तो मास्क लगाए दिखाई दिए और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। तो इस सतारा की तस्वीर जहां पर देखिए लोग बेपरवाह दिख रहे होंगे आपको। महाराष्ट्र की तस्वीर जहां पर कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार के बावजूद लोग बेपरवाह हैं। सतारा में हुए एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है, जिसमें शामिल लोग ना तो मास्क लगाए दिखे, ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते दिखे और भारी तादाद में लोग नजर आए हैं। और ऐसे में विवेक, सवाल ये कि जहां एक तरफ सरकार लॉकडाउन लगाने का सोच रही है महाराष्ट्र में,
तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो परिस्थितियां ऐसी खड़ी कर देंगी, तो लॉकडाउन के अलावा विकल्प क्या बचता है? हाँ बिल्कुल सही अर्पित, आपने देखिए ये जो तस्वीर सतारा से आई है, वैसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और शहरों से आ रही हैं। लोग लॉकडाउन का पालन, जो माफ कीजिएगा, लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे। यही वजह है कि महाराष्ट्र में जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 249 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे महाराष्ट्र में, और 48 घंटे में 476 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा डरावने वाला है, और 40,000 के ऊपर जो मामले वो हर दिन महाराष्ट्र में आते जा रहे हैं। दादर तस्वीर की इलाके से हम दादर सब्जी मार्केट और जो बाजार है वहां पर मौजूद हैं। हालांकि यहां पर लगातार कवरेज करने के बाद जो बीएमसी के अधिकारी और मुंबई पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं, और जो भी यहां पर भीड़ थी उसे कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन पुलिस और बीएमसी के रहते हुए लोग तो डर की वजह से जा रहे हैं, लेकिन अब जो है कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ने की वजह से जो दूसरे इलाके में भीड़ लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर काफी चिंता का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज 4:30 बजे अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले पे एक अहम मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें पूरे राज्य के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ डीएम के साथ साथ जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड है उन सबसे मीटिंग करेंगे। और हो सकता है कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे एक बड़ा कॉल ले लें, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ विवेक। देखिए, मुंबई में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जैसे स्थितियां और जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन वहां लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि ज्यादा भीड़ कहीं लगने ना दें। दादर सब्जी मंडी में रोज की तरह फिर एक बार भारी भीड़ दिखी है। लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह भीड़ लगाकर सब्जी खरीदते दिखे। यही नहीं, सब्जी बेचने वालों की भी भारी भीड़ दादर सब्जी मंडी में नजर आई। तो ये जरा तस्वीरें देख लीजिए आप, दादर की तस्वीरें, जहां पर सब्जी मंडी में हालात कुछ ऐसे हैं कि भारी तादाद में आपको लोग दिख रहे होंगे। चेहरे पर अगर आप गौर कर पाए तो वहां किसी के चेहरे पर आपको मास्क नहीं नजर आएगा, और किसी ने अगर गलती से मास्क लगाया भी है तो वो सही तरीके से नहीं लगाया है, जिसकी वजह से जो रोकथाम की कोशिश हो रही है कोरोना की वो नहीं हो पाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद में बम बरामद हुआ है, और रेलवे लाइन के पास बताया जा रहा है दरअसल ये बम मिले हैं। 2 ऐसे डिब्बे थे जिसमें ये बम भरे मिले हैं। बम नाकाम करने की फिलहाल अभी कोशिश जारी है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुर्शिदाबाद से, जहां पर बम बरामद हुआ है, और रेलवे लाइन के पास दरअसल ये जानकारी मिली कि वहां बम है, और कुछ डिब्बों में दरअसल ये बम भरे हुए थे, जिनको अभी डिफ्यूज करने के लिए वहां उसको नाकाम करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो इस तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके को देखिए घेर लिया गया है। जैसे ही ये खबर मिली कि वहां इलाके में बम है, रेलवे लाइन के पास ये बम मिलने की जानकारी तुरंत जब सुरक्षा बल को मिली, वहां पर सुरक्षा बल पहुंचे हैं, और पूरे इलाके को घेरने के बाद बम को नाकाम करने की कोशिश हो रही है। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। आशिका, ये रेलवे लाइन का इलाका जहां पर बम मिला है, फिलहाल इसको डिफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। किसने रखा होगा ये बम, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी तक ये तो साफ नहीं हो पाया है कि ये बम किसने रखे, कहां से आए, लेकिन पुलिस जांच में जुट गई है। 2 जार में भर करके ये बम रखे गए थे, जिन्हें पुलिस ने वहां से बरामद किया, और अब उसे निष्क्रिय करने का काम किया जा रहा है। रेलवे लाइन के ठीक पास से ये बम मिलने से इलाके में तनाव है, दहशत है, और ये माना जा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी बमों का इस्तेमाल किया जा सकता था। नजर बनाए रखिए आप। वहीं नागपुर में कोरोना की बात कर लेते हैं, जहां देखिए नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। वहां अब 18 से ऊपर सभी कोरोना योद्धाओं को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। नागपुर महापालिका ने फैसला किया कि सरकारी और निजी सेवाओं से जुड़े 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, वहां पर क्या अपडेट, किस तरीके की तैयारी की जा रही है? देखिए, यहाँ पर थोड़ी तस्वीर अलग है। नगर निगम ने सबसे ज़्यादा, और कहें कि गुजरात सरकार ने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया है, और इसी की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हूँ मैं 5 कुआ कपड़ा महाजन जो इलाका है वहाँ पर हूँ, और ये जो सारे दिख रहे हैं वो व्यापारी है। तो प्रशासन ने तय किया कि क्यों न व्यापारियों के उनकी दुकानों पर पहुँचाकर उनको वैक्सीन दिया जाए। तो बिल्कुल दुकानों के पास में एक छोटी सी जगह, जहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक कैंप लगाया। तो जो डोर टू डोर की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर शुरू
शुरू हो चुकी है। देखिए यहाँ पर इनके जो आधार कार्ड और जो बाकी चीज़ें हैं वो वेरिफिकेशन की जाती है और उसके बाद जैसे ही वेरीफाइड हो जाता है तो उनको ये वैक्सीनेशन का देखिए ये सामान भी है यहाँ पर, और उनके बाद उनको यहाँ पर जो भी व्यापारी है, चूँकि अपनी दुकान बंद करके उनको जाना हो तो वो तकलीफ़ हो सकती है और वो तकलीफ़ ना हो इसके चलते इनको वैक्सीन दी जा रही है। तो ऐसे में व्यापारी की दुकान भी बंद नहीं रहेगी और उनका काम भी हो जाएगा, उनको वैक्सीन भी मिल जाएगी और सरकार है वो खुद उनके दरवाजे तक जा रही है, उनकी दुकानों के दरवाजे तक, और जाकर तमाम जो व्यापारी हैं उनको यहाँ पर वैक्सीन दे रही है। तो एक नई मुहिम, चूँकि कल ही जो गुजरात सरकार ने दावा किया उसके मुताबिक 4,54,000 जितने लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक व्यापारी हैं, वो अपनी दुकान नीचे खोल कर आए हैं और यहाँ पर उनको वैक्सीन दी जा रही है। तो उनको किसी अस्पताल या वहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, सरकार खुद उनके दरवाजे तक, उनके दुकान के दरवाजे तक जाती है, उनके पास जाती है और इस तरीके से वैक्सीन यहाँ पर देती है। तो पहली बार ये कोशिश की गई है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव पर जोर दिया जाए। आपको वैक्सीन लग गई है भैया? यस। तो दुकान भी चालू रखी है और आप यहाँ पर आए हैं? हाँ, भाई बैठा है, दुकान चालू पर दुकान पर आए हैं। देखिए तो ये बता रहे हैं कि दुकान चालू है, मैं आ गया हूँ यहाँ पर भाई को बिठाकर, तो उनको दुकान बंद भी नहीं रखनी पड़ रही है और प्रोसेस उनकी लगातार चालू है। तो ये देखिए बाकी जो व्यापारी हैं वो भी अब कतार में लगे हैं। ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। उस वक्त देखिए बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के नए मामलों ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज कोरोना के 81,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। यही ने कोरोना के 4,069 मरीजों की 69 लोगों ने मौत भी हुई है। ये साल कोरोना के मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। एक दिन में कोरोना मरीजों की मौत का भी ये इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी आप समझिए अगर 81,000 केसेस एक दिन में निकल रहे हैं और 400 से ज्यादा मौतें एक दिन में हो रही हैं, तो ये कितनी ज्यादा हैं और इसीलिए चिंता की लकीरें ये लोगों के माथे पर बनाती नजर आ रही हैं। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हैं। और विवेक देखिए महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं और सरकार ने महाराष्ट्र की ये भी संकेत दिया है कि लॉकडाउन लग सकता है। इसकी कितनी संभावना दिख रही है और क्या लोग इस डर से अब थोड़े जागरूक दिख रहे हैं कि अगर वो जागरूक नहीं हुए तो लॉकडाउन जैसी स्थिति से सामना उनको करना पड़ेगा? देखिए अर्पिता, जो लॉकडाउन की बातें आ रही है उसको लेकर बार बार बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर और बीएमसी के अधिकारी बोले कि वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, किसी भी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं वो डरावने वाले आंकड़े हैं। हो सकता है कि जो आज शाम के 4:30 बजे की मीटिंग है उसमें उद्धव ठाकरे जो मीटिंग कर रहे हैं सारे म्यूनसिपल कमिश्नर और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, उसमें बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन अभी तक लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन है, जो गाइडलाइन है, वो थोड़ी सी और टाइट कर दी जाएंगी, क्योंकि उसकी वजह देखिए जिस तरीके से इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में हैं, लेकिन भीड़ अभी 11 बजे के आसपास होने को है, लेकिन भीड़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। आपको बताना चाहेंगे कि पूरा जो मार्केट है वो सुबह 4 बजे खुलता है और 4 बजे खुलने के बाद ये 11:30-12 बजे तक रहता है। अब देखिए यहाँ पर पुलिस के लोग भी आ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं वो भीड़ यहाँ से किसी से हटाई जाए। दुकानों पे भीड़ अभी भी लगी हुई है और देखिए बीएमसी की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं कि बीएमसी दादर सब्जी मार्केट में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं कोरोना के नियमों का। उसके बाद पुलिस और बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं और कोशिश करें कि जो दुकानें सड़कों पर लगी हुई हैं उसे किसी तरह से हटाया जा सके और जो लोग यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं उसको हटाया जा सके। देखिए साफ तौर पे जो बीएमसी की जो गाड़ी है ये यहाँ पे पहुँच चुकी है और सड़कों पे जो दुकानें लगाई जा रही थी अब धीरे-धीरे देखिए जहां एक तरफ तमाम इंतजाम मुंबई में किए जा रहे हैं, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए आज शाम 4 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में एक्शन प्लान पर मंथन होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के करीब 2800 नए मामले सामने आए हैं। 8 दिसंबर के बाद कोरोना मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया। पिछले एक दिन के भीतर 9 लोगों की मौत हुई है। आज की बैठक में वैक्सीनेशन को तेज करने के साथ साथ कंटेनमेंट जोन और अस्पतालों में बेड की समीक्षा भी की जाएगी। वहीं दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। सर ये बताइए, ये जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं अभी कोरोना वगैरह के, सरकार को क्या करना चाहिए? लॉकडाउन लगा देना चाहिए? सरकार क्या नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन का मतलब ही नहीं होता है। अच्छा, लॉकडाउन से कुछ होने वाला है ही नहीं। कैसे कंट्रोल होंगे? लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपका मास्क का है? सर मास्क मेरी जेब के अंदर है। तो आपने क्यों नहीं पहना हुआ? मैडम
अब पहन रहे हैं ना आपके सामने ये लो। ये देखिए, जवाब सबके पास है कि सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन मास्क नहीं है यहाँ पर। आप देखिए, आपकी नजर जहाँ पर मैं मंडी में दिखाऊंगी। एक मिनट, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है? जवाब देते नहीं बन रहा। और ये सब्जी मंडी है जहाँ पर सबसे ज्यादा। आंटी जी, मास्क है, मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे क्या लॉकडाउन चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? मास्क लगाओगे ना? तो लगाया क्यों नहीं था अब तक? अब ये मैं मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, और यहाँ ये हालात है। उधर देखिए आप, पीछे जो सामान लेकर आए तमाम लोग, एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। मास्क सबने गले के नीचे लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क पहना नहीं हुआ है। तो प्रियंका, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, जिस तरीके से लोग जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है, उसमें क्या फैसले लिए जा सकते हैं और लोगों को और किस ढंग से समझाया जाए कि वो इस बात को माने कि मास्क लगाना जरूरी है, बेवजह मार्केट में जाना बेकार है और सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाती रहती हूँ। आप पहले तो ये देखिए कि मार्केट अभी, जैसे मैंने बताया, कि खुली नहीं है, पर किस तरीके से भीड़ होनी शुरू हो चुकी है। आज की जो अहम बैठक बताई जा रही है उसमें माना जा रहा है कि जो बेड्स की संख्या को बढ़ाने की बात 2 दिन पहले ही सरकार ने की थी, उस पर और गहन चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से सिविल डिफेंस की जो तमाम टीमें हैं जो चालान काटती हैं, फिलहाल सड़कों पर खड़ी रहती हैं, क्या उनका डिप्लॉयमेंट मार्केट्स में भी किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर है, तो वो उस पर भी कदम ले सकते हैं। भैया, मास्क है आपका? मैडम जी, जल्दबाजी में पुलिस वाले घूम रहे हैं, हम माल लगा रहे हैं, तो हमने जल्दबाजी में माल उठाने के चक्कर में हटवा रहे हैं वो माल, तो मास्क मेरी जेब में रह गया। तो फिर लगा लीजिए जरा। मैडम जी, एकदम भागा दौड़ी करनी पड़ती है। टोपी लगाना याद रहा, मास्क लगाना नहीं। टोपी पहले की लगी हुई है ना मैडम जी। और मास्क ये पुलिस वाले ने अभी कहा ना, सबका देखो, आगे जाओगे ना सब पुलिस रेडी पटरी वाले भागते हुए नजर आएंगे तुम्हें। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बोला कि जैसा कि तस्वीरों में मार्केट में आप देखेंगे तो भीड़, मैं आपको एक तस्वीर तो भीड़ की दिखा रही हूँ। रोक रही हूँ प्रियंका, आपको बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सचिन तेंदुलकर से जुड़ी हुई, और जानकारी जो मिल रही है कि सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो बड़ी खबर, कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि सचिन को कोरोना हुआ, जिसके बाद कोरोना का इलाज उनका चल रहा था, और अब जानकारी मिल रही है कि सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। खुद सचिन तेंदुलकर ने ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की सचिन तेंदुलकर से जुड़ी हुई। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अर्पिता, देखिए जो अब तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। 6 दिन पहले ही उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और माइल्ड सिम्टम्स हैं। उन्होंने ये इस बात की जानकारी भी दी थी कि उन्हें सिम्टम जरूर है, इसी की वजह से जो उनकी रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है कि 6 दिन बाद, यानी कि सचिन तेंदुलकर की जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें अब प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि वो कोई घबराने जैसी बात नहीं है। 6 दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और कोशिश की जा रही है सचिन तेंदुलकर की जो मेडिकल टीम है उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज कर सके, ताकि जल्द से जल्द उन्हें छुट्टी मिल सके। साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में जो 10 साल वर्ल्ड कप हो गए हैं तो इंडिया को जीते हुए, उसको लेकर भी बधाइयाँ दी हैं कि 10 साल पूरे हुए हैं इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था, उसको लेकर बधाइयाँ दी हैं। लेकिन ट्वीट में साथ में जानकारी दी कि वो अब प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। 6 दिन पहले ही उन्हें माइल्ड सिम्टम्स से, एसिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं थे सचिन तेंदुलकर। उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी थी कि वो सिम्टोमेटिक हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं। अब जो सिम्टम्स वो धीरे धीरे तेज बढ़ रहे थे, इसी के कारण सचिन तेंदुलकर अब प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराना पड़ा है। अर्पिता, बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी सचिन तेंदुलकर ने ही बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पुलवामा मुठभेड़ से जुड़ी हुई, जहां पर 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। भारी तादाद में उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इन आतंकियों से कल देर रात से मुठभेड़ जारी है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने कल श्रीनगर के नौगाम में बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर हमला किया था। इस हमले में पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ था, जिसके बाद इन आतंकियों के होने की जानकारी इस जगह पर मिली। पूरे इलाके को घेरा गया। कल रात से ही ये मुठभेड़ चल रही थी और पहले जानकारी मिली कि 1 आतंकी ढेर किया गया है, और अब जो अपडेट सामने आ रहा है कि 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है,
कल श्रीनगर में दरअसल हमला हुआ था बीजेपी नेता के घर और बताया जा रहा है ये वही आतंकी हैं जिनको इलाके में घेरा गया है और मुठभेड़ के बाद इन्हें मार गिराया गया है। रिफत हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अपडेट के साथ। रिफत, देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, पुलिस ने एक ट्वीट किया है और कंफर्म किया है कि इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए। रात के दौरान ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। तकरीबन 1 बजे रात के फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। ये काकपोरा चौक है पुलवामा का, जहां पे ये एनकाउंटर हुआ। एक गाड़ी भी पकड़ी गई है, जिस तरीके से पुलिस ने कहा है कि जिसका कल इस्तेमाल किया गया, जो बीजेपी का जो नेता है नौगाम में, जिसपे कल अटैक हुआ, जिसमें एक पुलिस वाला गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर वो हॉस्पिटल में जख्म की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद यही ग्रुप होता जिन्होंने अटैक किया। हालांकि अभी ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुलिस ने फिलहाल पुष्टि की है। और अभी हालांकि ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आखिरी मरहले पे ये ऑपरेशन है। और लगातार पिछले 4-5 दिनों से हमने देखा कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो है वो तेजी उनमें लाई जा रही है, क्योंकि मिलिटेंट्स ने भी 2-3 अटैक लगातार किए। उसके बाद जरा ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या कोई और आतंकी भी इलाके में भी हो सकते हैं और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? देखिए, क्योंकि 3 मिलिटेंटों की खबर मिली थी सुरक्षा बलों को और 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, तो ऐसे में ये कहना कि अब कुछ और मिलिटेंट हो सकते हैं, शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और ऑपरेशन अब लास्ट स्टेज पे है, क्योंकि लास्ट पे सर्च वगैरह की जाती है। और 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और तीनों की इत्तला जो है सुरक्षा बलों के पास थी। और अब बात बंगाल की। बंगाल में 2 चरण के मतदान के बाद सियासी पारा पूरे उफान पर है। नंदीग्राम का संग्राम खत्म होने के बाद अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी एक चुनावी रैली के लिए रवाना हुई हैं। कल के मतदान के दौरान आरोप, हिंसा, वार पलटवार सब कुछ हुआ। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी संगीन आरोप लगाए। ममता ने आरोप लगाया कि कुछ मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान बाहर से आए हुए लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नंदीग्राम के बयाल पोलिंग बूथ पर मतदान रोके जाने की बात से इनकार किया। इसी दौरान इसी बूथ पर हंगामा हुआ था। दावा यह किया गया कि ममता बनर्जी का भी घेराव हुआ और इस मामले में ममता बनर्जी ने एक लिखित शिकायत भी चुनाव आयोग को भेजी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर से शाम 6 बजे तक रिपोर्ट मांगी। इस बीच बयाल पोलिंग बूथ से जनरल ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक किसी भी समय मतदान को रोका नहीं गया। खुद ममता बनर्जी भी इस बूथ पर करीब 1.5 घंटे रुकी थी। तो ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से शिकायत भी की। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया और इस बारे में कहा। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग हो रही है। ममता ने आरोप लगाया कि 80% से ज्यादा फर्जी वोटिंग हुई है। ममता के मुताबिक सेंट्रल फोर्सेस बाहर से आए लोगों का समर्थन कर रही है। तो ममता बनर्जी ने बकायदा कई आरोप लगाए। पहले उन्होंने कहा कि जिस बूथ पर वो कल पहुंची थी और 1.5 घंटा रही, वहां पर मतदान करने से लोगों को रोका जा रहा था, लेकिन वहां पर जो स्पेशल ऑब्जर्वर हैं उन्होंने इस बात की जानकारी अपने रिपोर्ट में दी कि किसी तरीके से मतदान में बाधा नहीं पहुंची, सुचारू रूप से मतदान वहां पर चल रहा था। आज एक फाइनल रिपोर्ट स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर की भी आनी है। And they didn't allow the people, local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any help. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote over. तो 2 सहयोगी उस वक्त साथ है। कोलकाता से अमित सिंह हमारे साथ हैं, वर्धमान से अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित पांडे का रुख करते हुए, अमित, फिलहाल ममता बनर्जी जो हैं वो इस बात की भी आरोप लगा रही थी कि वहां पर जिस बूथ पर वो मौजूद थी वहां मतदान करने से रोका जा रहा था, लेकिन वहां ऑब्जर्वर जो स्पेशल ऑब्जर्वर थे उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने राज्यपाल से भी इसकी शिकायत की और ये कहा कि कुछ बाहरी लोग जो आए उनका समर्थन सेंट्रल फोर्सेस कर रही हैं। देखिए, इस पूरे मामले में 2 चीजें हैं। चुनाव आयोग की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसके मुताबिक ये कार्रवाई कर रहा है। हर पोलिंग बूथ जहां पर चुनाव होता है उसकी
केंद्रीय कार्यालय में सौंपी जा रही है और नंदीग्राम के जिस पोलिंग बूथ की वो बात कर रही हैं, कमोवेश उसमें भी ऐसा ही हुआ और रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में जो फैक्ट थे ऑब्जर्वर ने इसकी अपनी रिपोर्ट इसको सौंपी है सेंट्रल ऑफिस में। अब जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है तो रैलियों में हमने देखा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने दीदी के सिंडिकेट और जंगल राज का जिक्र किया। तो कल के प्रकरण को लेकर कि केंद्रीय फोर्सेस का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके आरोपों के मुताबिक वो इसको एक मुद्दा बना रही हैं और इसको आने वाले दिनों में जो 6 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं वो जनता के बीच में लेकर जाएंगी और इस मुद्दे को जनता को समझाने की कोशिश करेंगी। राज्य और केंद्र सरकार में टकराव का दौर हमें पहले से ही हमें देखा जा रहा था, लेकिन अब कल के इस दौर के बाद, कल की इस घटना के बाद एक नया दौर हमें फिर से देखने को मिलेगा और ये आरोप और ज्यादा सख्त होते हुए हमें दिखेंगे। बिल्कुल रहिए जरा साथ। देखिए, इसी बीच बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम, वहां मतदान होने के बाद बीजेपी और टीएमसी की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच टीएमसी सांसद और शुवेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में धर्म के आधार पर हिंसा की आशंका जताई है। दिवेंदु अधिकारी ने इस मामले में पूर्व मेदिनीपुर के जिला अधिकारी के साथ चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में दावा किया कि मतदान के बाद नंदीग्राम में तनाव के हालात बने हुए हैं, जिससे यहां की शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है। दिवेंदु अधिकारी ने अपनी चिट्ठी में प्रशासन से हालात से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। अब ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर बीजेपी ने जवाब दिया है। क्या कहा है बीजेपी की तरफ से, जरा सुनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विश्वास सारंग, जो कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। अब सर, आप लगातार यहाँ पर चुनावी दौरे पर हैं पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का सबसे पहले बयान आया कि ममता दीदी जो है दूसरी विधानसभा सीट से लड़ सकती है, और उसके बाद अब टीएमसी कह रही है कि ममता दीदी तैयारी कर रही है 2024 में बनारसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो लड़ेंगी। देखिए, ये तो सुनिश्चित हो ही गया कि दीदी ने और टीएमसी ने अपनी हार मान ली है, इसीलिए तो दीदी शिफ्ट होने की बात कर रही हैं। और जहां तक बात है काशी से लड़ने की, तो गालिब ने कहा है कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मन में लड्डू फूटते रहें, उससे आप लड्डू खा नहीं पाते हो। दीदी, आप बंगाल नहीं संभाल पाएंगे और इसीलिए बंगाल की जनता ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि अब बंगाल से आप बाहर जाने वाली हो। अभी तक तो आप बातें करती थी बंगाल की बेटी की, बंगाल के मानुष की, बंगाल की माटी की, और अब आप बात करने लगी काशी की। तो ये बात स्पष्ट हो गया कि आपने मान लिया है कि बंगाल से तो आपका बोरिया बिस्तर बनने ही वाला है। कल जिस बूथ पर नंदीग्राम में दीदी बैठी थी तकरीबन 1.5 घंटे तक, आरोप लगाई थी कि सीआरपीएफ ने वोट नहीं करने दिया वहाँ पर लोगों को। जो ऑब्जर्वर ने वहाँ पर अपना रिपोर्ट दे दिया है, कहा कि चुनाव नहीं रुका, वहाँ पर चुनाव लगातार जारी रहा। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा। जब हमसे कुछ नहीं बनता तो हम दूसरों पर इल्जाम लगाने लगते हैं, और ये हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। जब एक मुख्यमंत्री जो 10 साल तक इस प्रदेश में राज करता है, जिस पर इल्जाम लगते हैं कि उसने अत्याचार किया, अनाचार किया, जो छाती ठोक ठोक कर अपने पॉपुलैरिटी के, अपनी लोकप्रियता का और अपनी नीचे जनता में पैठ का दावा करता है, वो एक विधानसभा में 5 दिन तक लगातार रहता है। स्वयं नाटक नौटंकी करके बैठना और लोगों को इस तरह से गुमराह करना, ये इस बात को स्थापित करता है कि दीदी बुरी तरह से नंदीग्राम से हारेंगी, 1 लाख वोट से हारेंगी दीदी, और ये बात स्पष्ट होगी। देखिए, देश की राजनीति में ये एक बड़ा संदेश जाएगा कि कोई मुख्यमंत्री यदि झूठ, फरेब, लालच, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार की राजनीति करता है तो उसका हश्र क्या होता है, ये केस स्टडी बनेगा दीदी का हारना। ममता दीदी ने बंगाल में केवल अनाचार, अत्याचार किया है। दीदी ममता पीसी और भाईपो अभिषेक, बस इन 2 के बीच में बंगाल सीमित रह गया। अब बंगाल की जनता ने मन बनाया है कि वो बंगाल भी हराएगी और नंदीग्राम भी दीदी को हराएगी, और इस बात को स्थापित करेगी कि यदि तुम्हें। तो देखिए, इन आरोपों के बीच, इन सियासी उठापटक के बीच बीजेपी की तैयारी पूरी, और ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही है। हुगली से तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती का वहां रोड शो चल रहा है और बाकायदा देखिए भारी भीड़ वहां आपको तस्वीरों में नजर आएगी। एक तमाम दिग्गज बंगाल के रण पर उतर चुके हैं और इसी कड़ी में जहां अमित शाह आज तमाम कार्यक्रम करने वाले हैं, वहीं मिथुन चक्रवर्ती ये रोड शो कर रहे हैं। हुगली में आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
2019 में 2 सीटें टीएमसी के पास यहां पर गई थी, एक सीट पर बीजेपी का कब्जा था। तो यहां हुगली का समीकरण भी समझना महत्वपूर्ण है। और देखिए, इन्हीं समीकरणों को साधने की कोशिश, लोकसभा की 3 सीटें हैं यहां पर और मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे हैं यहां पर। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका ये रोड शो इस वक्त शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ अमित शाह का भी कार्यक्रम कुछ बिहार में है। 11 बजे से, यानी अब से थोड़ी देर में ही बताया जा रहा है कि उनकी रैली भी शुरू होगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें, लोग भारी तादाद में मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। भारी तादाद में लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। कुछ लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए, कुछ अपनी दुकानों के ऊपर भी चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, अपने घर के ऊपर भी चढ़े नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हुगली से दिख रही हैं, जो ये दिखा रही है कि कितना उत्साह वहां पर रहने वाले लोगों में है। क्योंकि यहाँ आप एक पार्टी के नेता को अलग रख दीजिए, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का जो क्रेज है वो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और इसी क्रेज को भुनाने की कोशिश बीजेपी की रही होगी और तभी मिथुन चक्रवर्ती, देखिए, उनकी पार्टी बीजेपी शामिल होते हैं और एक के बाद एक कई रैलियां मिथुन चक्रवर्ती कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हुगली से, जहां पर इस वक्त मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो चल रहा है।